हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम 6 सितंबर को इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है। उस पर उसने नोटिफिकेशन भी आउट की है एंड 6 सितंबर को जो हमारा पेपर कंडक्ट होगा वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो हमने क्लास पोस्ट की थी, उसमें हमने ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि हम लोग डेली बेसिस पे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस डील करेंगे, 25 MCQs डील करेंगे। एंड क्योंकि हमें पता है कि हमारा पूरा 100% पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, तो हमने इंस्टीट्यूट की साइट से ही MCQ की पूरी लिस्ट उठाई है। तो ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे MCQs आपकी इंस्टीट्यूट के ही हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे MCQs बहुत अच्छे से आप एक बार लर्न करके पढ़ करके चले जाओ, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने लास्ट क्लास अकाउंट्स पे जो अपडेट किया था 25 क्वेश्चंस, अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आज की क्लास हमारी है बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के भी आज हम लोग ओवरऑल 25 MCQs देखेंगे, ठीक है। और ये पूरे क्वेश्चंस हमारे इंस्टीट्यूट के साइट से ही लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट कैरेज आउटवर्ड। अगर हम बात करें कैरेज आउटवर्ड की, तो कैरेज आउटवर्ड मतलब एक ऐसा खर्चा जो हमारे सेल से रिलेटेड है, क्योंकि आउटवर्ड कोई भी चीज़ जो बाहर जाने की बात कर रही है, और कैरेज मतलब भाड़ा। तो भाड़ा आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो कोई ऐसा गुड्स जो कि आप बाहर लेकर के जा रहे हो, तो बट ऑब्वियस आप सेल कर रहे होगे, तो ये खर्चा रिलेटेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। अगर इसकी जगह कैरेज इनवर्ड होता, तो क्योंकि इनवर्ड मतलब लाने का खर्चा, तो लाने का खर्चा किससे रिलेटेड होता? परचेज से, तो फिर उस केस में वो आप परचेजेस में डालते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी, इम्प्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि नोशनल कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। एंड हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज नोशनल कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब अगर बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो हम लोगों को पता है कि हमने दो तरह के कॉस्ट बेसिकली पढ़े हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पे करती है और उसकी अकाउंटिंग भी करती है, दैट इज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करती है। लेट्स से अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है, तो वो सैलरी के लिए कैश भी पे करेगी एंड सैलरी बुक्स में भी रिकॉर्ड करेगी, तो वो हो गया उसके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जब ओनर अपने ही बिजनेस में वर्क कर रहा है, तो उसको ये बात पता है कि अगर अपनी जगह पे वो कोई किसी और पर्सन को अपॉइंट करे तो उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, या उसको ये भी पता है कि वो अपने बिजनेस में अगर वर्क नहीं कर रहा होता, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रहा होता, कहीं बाहर किसी के यहाँ जॉब कर रहा होता, तो उसको उसके लिए सैलरी मिलती, ठीक है। बट क्या वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में खुद को सैलरी पे करता है? नहीं पे करता है। उसको पता है कि ये सैलरी होनी चाहिए, पर ना वो उसके लिए कोई पेमेंट करता है और ना ही उसकी कहीं कोई अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो एक्चुअल में होती तो है बट उसके लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं होता और उसकी कहीं कोई अकाउंटिंग भी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट? दैट इज कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। किलोवाट आवर, क्रेडिट डिविजन, पेशेंट डे और टन माइल। बट ऑब्वियस इसका आंसर है क्रेडिट डिविजन, क्योंकि अगर बाकी सब आप देखोगे किलोवाट पर आवर बताया है, दैट इज कॉस्ट पर आवर, पेशेंट पर डे, टन पर माइल, तो ये सारी की सारी कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट दी हुई है, बट क्रेडिट डिविजन किसी तरह की कोई यूनिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्रेडिट डिविजन। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म फिनोमेना, इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रीजन बिंग हमसे पूछा है कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो एक बार अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक आपको बेनिफिट देगा, है ना। सारे स्टैंडर्ड्स को भी ये चैलेंज करता है। क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर हम कॉस्ट रिड्यूस भी कर रहे हैं तो क्वालिटी को ध्यान में रख करके तभी हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट शीट, टेंडर, प्रोडक्शन कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कॉस्ट शीट। रीजन भी हमसे पूछा है ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट के ब्रेकअप की बात करें तो हम लोग कॉस्ट को ब्रेक करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में, है ना,
उसके बाद फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में, सेलिंग कॉस्ट में, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा कॉस्ट शीट में। ठीक है, तो ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट के बारे में पूछा था, तो बट ऑफ इस ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का आंसर क्या होगा, कॉस्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम कॉस्ट may be correctly termed as the total of all cost items which can be directly charged to product units, the sum of all direct material and labor cost excluding all other cost, the total cost incurred in producing a finished unit, or the sum of the large total in product cost। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट्स। अगर कॉस्ट शीट याद हो तो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या लेते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड, या कह लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला करके जो हमारी फिगर आती है वही तो प्राइम कॉस्ट होती है। तो प्राइम कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट्स। नेक्स्ट, विच वन इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, ए रॉयल्टी, बी डिविडेंड पेड, सी एक्साइज ड्यूटी और डी कैरेज एंड फ्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिविडेंड पेड। रीजन बिंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब जो हम लोग अकाउंट्स में फाइनल बुक्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ठीक है, या कंपनी की बात करें तो सिर्फ पीएल बनाते, तो उसका पार्ट तो बनेगा पर कॉस्ट अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। तो कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ हम वही चीज़ इंक्लूड करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स के बनने से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे रॉयल्टी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कैरेज फ्रेट हो गया, ये बनने से रिलेटेड खर्चे हैं। बट डिविडेंड पेड क्या होता है, जो हम प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड पेड हम ट्रेडिंग पीएल में तो दिखाते हैं, बट क्या कॉस्ट अकाउंट में दिखाते हैं, कहीं पे भी तुमने देखा है कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, नहीं। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने से रिलेटेड खर्चा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिविडेंड पेड। Next, which of the following term is excluded from cost account? Income tax, interest on debenture, cash discount और all of the above? इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। रीज़न बीइंग अगेन वही चीज़ है कि जो चीज़ हम प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उसको हम कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते। तो क्या इनकम टैक्स की बात करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करो, कैश डिस्काउंट की बात करो, ये सब कहीं भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। तो जब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो क्या इनकी कॉस्ट अकाउंट में कहीं पे भी इसको हम इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम कौन से वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स के आइटम हैं या फिर कह लो फाइनेंशियल अकाउंट्स के आइटम हैं, क्लियर। बट इनको हम कहीं पे भी कॉस्ट में इसलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऐसा कॉस्ट नहीं है जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड, डिपेंड अपॉन द एंटिटी, for a period, per unit, for a particular process of production। करेक्ट आंसर होगा सी, पर यूनिट। रीजन भी हमसे क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, जैसे अगर मटेरियल की बात करो तो मटेरियल ₹10 पर यूनिट होता है, मतलब एक यूनिट के लिए 10 रुपये, ठीक है। तो वो फिक्स्ड होता है, पर किसके लिए, पर यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost are classified into fixed cost, variable cost and semi variable cost. It is known as behavioral classification, classification according to controllability, functional classification और element wise classification। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। रीज़न बीइंग अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं कोई बिहेवियर शो करते हैं। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट की बात करो तो आप 0 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, आपका वो कॉस्ट फिक्स रहेगा, तो वो बिहेवियर शो कर रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड करता है, मतलब पर यूनिट चेंज करता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक लिमिट तक फिक्स्ड होता है और उसके बाद फिर वो भी वेरिएबल होता है, कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर दिखाते हैं विद यूनिट। तो ये होगा बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग और फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। रीजन बिंग हमसे पूछ रहे हैं अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। हम जो कॉस्ट शीट भी बनाते हैं ना, तो कॉस्ट शीट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हमारे कॉस्ट के बारे में पता चल सके, सो दैट हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में किस प्राइस पे सेल करना है वो सेल प्राइस हम डिसाइड कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही यही है कि कहीं ना कहीं हम उसकी हेल्प से डिसीजन ले पाते हैं कि हम अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बेचें तो कितने पे बेचें, है ना। कई बार हमें ऑप्शन मिलता है कि आप बना करके बेचो या खरीद करके बेचो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम उसको मैन्युफैक्चर करें या ट्रेड करें, ठीक है, खरीद के बेचें या बना के बेचें। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एयरलाइन कंपनी और प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्ट की बात करें तो प्रोसेस कॉस्ट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एंड हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को बना करके देता है एंड फाइनली लास्ट प्रोसेस क्या करता है, उसको मार्केट में सेल करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और ओवरहेड। इसका आंसर होगा ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पे बात किया है इनडायरेक्ट कॉस्ट की, और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जितने भी कॉस्ट आते हैं उन सब को हम ओवरहेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरहेड। नेक्स्ट देखो, CAS दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, CAS on interest and financing charges, CAS on joint cost, CAS on quality control। इसका करेक्ट आंसर है डी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। बाकी तीन का भी CAS हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें ओवरबर्डन रिमूवेबल कॉस्ट की तो इसके लिए बना है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एंड अगर हम बात करें जॉइंट कॉस्ट की तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। बेसिकली तुम लोग को ये चीज़ याद करनी है और इस क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट तुम लोग को ये चार तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड कमर्शियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। रीजन बीइंग हमसे पूछा है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर पीरियड फॉलो करेंगे तो पीरियड की वजह से ही कुछ खर्चे रेवेन्यू आइटम होते हैं और कुछ पीरियड कैपिटल आइटम होते हैं, दैट इज कुछ पीयर में डालते हैं और कुछ बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ये बाइफर्केशन क्यों होता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड चूज करते हैं। अगर पर्टिकुलर पीरियड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी तो सारे खर्चे आपके क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। नेक्स्ट, cost of staff services is an example of committed cost, policy and managed cost, discretionary cost और step cost। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। सिंपल सी बात है, हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, स्टाफ सर्विसेज के बारे में, और स्टाफ के लिए कहीं ना कहीं सिंपली आपको कुछ पॉलिसी बनानी होती है और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना होता है, तभी आप वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a method of costing? Process costing, batch costing, direct costing और operating costing। इसका करेक्ट आंसर है सी, डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये सारी कॉस्टिंग एग्जिस्ट करती है बट डायरेक्ट कॉस्ट जैसी कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द अबैंडन्ड प्लांट लेस इट्स सैल्वेज वैल्यू इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका आंसर होगा बी, संक कॉस्ट। रीजन बीइंग संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि पास में ऑलरेडी इनकर किया जा चुका है एंड उसके बेसिस पे हम कोई भी फ्यूचर डिसीजन नहीं लेते। जो आपके रिटन डाउन वैल्यू है प्लांट की, तो प्लांट की वैल्यू ऑलरेडी घट चुकी है, अब वो तो ऑलरेडी पास में हो चुका है, तो क्या हम उसके बेसिस पे किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल है? नहीं, हम पास्ट के बेसिस पे कोई भी फ्यूचर डिसीजन नहीं लेते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, The costs are differentiated between fixed and variable cost under marginal cost, direct cost, standard cost और absorption costing। इसका करेक्ट आंसर है ए, मार्जिनल कॉस्टिंग। रीजन बीइंग मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, कि एक एडिशनल यूनिट ऐड करने पे आपका कितना खर्चा इंक्रीज हुआ, तो मार्जिनल की वजह से ही तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एंड अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा फिक्स कॉस्ट को अलग और वेरिएबल कॉस्ट को अलग चार्ज करते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर द BPO सर्विसेज और कॉल सेंटर्स? ए, कॉस्ट पर आइटम, बी, कॉस्ट पर आवर, सी, कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड और सी, कॉस्ट पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड, क्योंकि जब आप BPO सर्विसेज या कॉल सेंटर्स की बात करते हो तो वहाँ पे होता क्या है जनरली कि हर एक एम्प्लॉय को पर्टिकुलर अकाउंट हैंडल करने दिया जाता है, पर्टिकुलर कस्टमर को हैंडल करने दिया जाता है। तो अगर हम इस बेसिस पे कैलकुलेशन करें, इस बेसिस पे कॉस्ट की कैलकुलेशन करें तो वो सबसे स्पेसिफिक होती है। ठीक है,
दैट इज कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज कैश कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट. बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा नोशनल कॉस्ट. रीजन बीइंग किस पे पूछा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. हमने अपना कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया तो नो डाउट वहाँ से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. हमें पता है कि वो कैपिटल अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते, लाइक बैंक में भी अगर रख देते तो वहाँ से हमें उसके लिए इंटरेस्ट मिलता. ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए. बट क्या हम उसकी कहीं कोई अकाउंटिंग करते हैं? नहीं. क्या वो पैसा हमें रिसीव होता है? नहीं. तो सिंपली ये किस तरह का कॉस्ट हो गया? नोशनल कॉस्ट. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. इसका आंसर होगा सी, सेलिंग ओवरहेड. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एडवर्टीजमेंट. और एडवर्टीजमेंट हम क्यों करते हैं? सो दैट हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके. सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ही तो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो बट ऑब्वियस एडवर्टीजमेंट किससे रिलेटेड होगा? सेलिंग ओवरहेड से. नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000. If the ratio of direct wages and factory overhead is 5:3, then direct material cost will be. अब देखो, सबसे पहले तुम लोग ये चीज़ समझो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आता? प्राइम कॉस्ट. हम इसमें ऐड करते फैक्ट्री ओवरहेड तो मेरे पास आता फैक्ट्री कॉस्ट. ये तो क्लियर है. मेरे पास क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है. अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन कर लें तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड है वो किस रेशियो में? 5:3 में. यहाँ देखो, अगर मान लो डायरेक्ट वेजेस 2,05,000 है तो ये कितना पोर्शन है इसका? 5:3 रेशियो में है. दैट इज ये किसके इक्विवेलेंट है? 5/8 के. तो अगर हम इंटू 8/5 कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल फिगर आ जाएगा. करो, 2,05,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, ये आ रहा है 3,28,000. अब अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड की तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 3,28,000 का 3/5 करो कैलकुलेट इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5. सॉरी 8 ना. ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड मेरा इसके कैलकुलेशन से आया 1,23,000. ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 2,05,000. ये क्लियर है. ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5,60,000. ये भी क्लियर है. तो फैक्ट्री कॉस्ट में से अगर हम लेस कर दें फैक्ट्री ओवरहेड तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आ रहा है 4,37,000. अब प्राइम कॉस्ट में से अगर हम डायरेक्ट वेजेस माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल जो कि आ रहा है 2,32,000. तो सिंपली इसमें यही करना था कि पहले बता दिया कि डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का रेशियो कितना है? 5:3 है. तो ये समझ जाओ कि अगर ये 2,05,000 5/8 है तो टोटल निकाल लो पहले 8/5 करके और फिर इस टोटल में से इंटू करके 3/8 आप फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, A technique and process of ascertaining cost is known as A cost, B costing, C cost accounting और D cost accountancy. इसका आंसर होगा B costing. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक टेक्निक और प्रोसेस जिससे हम कॉस्ट को एसर्टेन कर सके. तो कॉस्ट को हम एसर्टेन कैसे करते हैं? किसी ना किसी कॉस्टिंग के मेथड से. तो इसका आंसर है B costing. नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग and reporting of current and prospective cost is known as financial accounting, management accounting, cost accounting और cost accountancy. बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा cost accounting, क्योंकि जहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एलोकेशन कर रहे हो, समराइजेशन कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो ये सब तो अकाउंट्स में ही होता है, दैट इज अकाउंटिंग में होता है. बट ये किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड है. तो कॉस्ट से रिलेटेड है तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉस्ट अकाउंटिंग. अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई क्वारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना. एंड इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे कॉस्टिंग का. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.